हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको आहार विज्ञान एवं पोषण में आपका अध्याय है किशोरावस्था में पोषण। किशोरावस्था में पोषण, न्यूट्रिशन फॉर एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था किस एज में आती है, किस अवस्था में किस तरह का पोषण होना चाहिए। इस अवस्था में बालक बालिकाओं के लिए संतुलित भोजन किस तरह का होना चाहिए ताकि उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक विकास पूर्ण रूप से हो सके तथा जो इस अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन पूर्ण रूप से होकर एक अच्छा वयस्क मनुष्य का निर्माण हो सके। तो किशोरावस्था में पोषण, तो पोषण को समझने से पहले हम आपको किशोरावस्था के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि किशोरावस्था होती क्या है, तभी हम पोषण के बारे में आपको बताएंगे। तो किशोरावस्था की जो आयु होती है 13 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है। 13 से या 18, 19 वर्ष की आयु तक जो एज होती है वो आपकी किशोरावस्था की आयु होती है। इस अवस्था को टीन एज परिवर्तन की अवस्था में कहा जाता है कि जो भी परिवर्तन होते हैं ज्यादातर इसी अवस्था में परिवर्तन होते हैं। तो जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो एक नवजात शिशु के रूप में होता है उसका शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था आती है। जो किशोरावस्था होती है 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है, 19 वर्ष की आयु तक यह होती है। तो इसको टीनेज क्या कहते हैं कि इसमें 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यानी इस एज को टीनेज भी कहा जाता है। जो किशोरावस्था की आयु है तूफानों, झंझावातों की आयु भी कहा जाता है। किशोरावस्था के बारे में हमने आपको जो आपका प्रथम पत्र है ह्यूमन डेवलपमेंट में आपको विस्तृत रूप से पढ़ाया है। आप उस वीडियो में किशोरावस्था के बारे में पढ़ सकते हैं। तो जो किशोरावस्था की आयु है इसे इन्फेक्शन एज यानी संक्रमण की अवस्था, तूफानों झंझावातों की अवस्था, परिपक्वता की अवस्था। इस अवस्था में शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं। तो परिवर्तन की अवस्था, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। टू ग्रो मैच्योरिटी। अतः हम कह सकते हैं जो किशोरावस्था है अंग्रेजी भाषा के एडोलेसेंस शब्द का हिंदी रूपांतर है जो लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना हुआ है। तो किशोरावस्था की आयु होती है, इस अवस्था में परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो उसका शाब्दिक अर्थ के रूप में बताया है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो मैच्योरिटी। अतः हम कह सकते हैं शैशवावस्था की वृद्धि गति की तीव्रता सबसे अधिक किशोरावस्था में ही होती है। किशोरावस्था में लड़कियों में 11 से 14 वर्ष के बीच तथा लड़कों में 13 से 16 वर्ष के बीच इसमें सबसे अधिक परिवर्तन गतिशील होते हैं तथा इसमें जो वृद्धि है लगातार बढ़ती ही रहती है। जो इसमें परिपक्वता के साथ साथ यौन परिवर्तन, सेक्सुअल चेंज भी होने लगते हैं। तथा लड़कियों में जो लड़कियां होती हैं, जो किशोरावस्था की जब आयु आती है, जो लड़कियां होती हैं लड़कों की अपेक्षा जल्द ही परिवर्तन दिखाई देते हैं। अतः हम कह सकते हैं तो किशोरावस्था में बाल्यावस्था के सभी शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, मेंटल, संवेगात्मक, इमोशनल गुणों की समाप्ति हो जाती है तथा उसके स्थान पर नए गुण दिखाई देने लगते हैं। तो एक परिभाषा है विज्ञ एवं हंट कहते हैं किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था के समुचित कोई परिवर्तन माना है। क्या माना है? एक परिवर्तन माना है। जो किशोरावस्था की आयु होती है तूफानों झंझावातों की आयु होती है। एक स्टेनली हॉल ने बताया कि इस आयु में जो किशोरियां होती हैं इनकी नसों में एक ज्वार भाटा उठता है। क्या उठता है? एक ज्वार भाटा उठता है। इसे तनाव, तूफान, झंझावातों की आयु भी कहा जाता है। इस अवस्था में जो किशोर
किशोरी होते हैं ना तो चाहे छोटे होते हैं ना ही बड़े होते हैं। अगर कोई बड़ों के विषय में बोलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है कि आप अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं। अतः उन्हें एक तरीके से चुप कराने के लिए कहा जाता है। ना तो इस अवस्था में छोटे होते हैं ना ही अधिक बड़े होते हैं। तो इस अवस्था में कौन कौन सी विशेषता होती हैं, इन विशेषताओं के द्वारा जो किशोरावस्था में परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो पहली विशेषता में आता है आपका जो किशोरावस्था में दिखाई देती है परिवर्तनों की अवस्था। परिवर्तनों की अवस्था कैसे है? एज ऑफ चेंज। जो किशोरावस्था परिवर्तनों की अवस्था होती है इसमें पूर्ण वृद्धि की अवस्था भी कहते हैं। जो किशोरावस्था की आयु होती है इसे पूर्ण वृद्धि की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो वृद्धि विकास तीव्र गति से होने लगता है। जो इस अवस्था के आते आते लड़के लड़के जैसे दिखाई देते हैं और लड़कियां लड़कियां जैसे दिखाई देने लगती हैं। इसका प्रमुख परिवर्तन होता है हार्मोनल परिवर्तन। जो हार्मोन होते हैं ये हमारे सीधे ही रक्त में प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं? सीधे ही रक्त में प्रभावित होते हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इसी तरह जो लड़के होते हैं इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है इस अवस्था में। जहाँ लड़कियां होती हैं लड़कियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। तो इन्हीं हार्मोन के कारण इनके शरीर में भारी परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे कि लड़के हैं, लड़कों में स्रावित होने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही उनकी आवाज़ का भारी होना, एडमस एप्पल जो गले में जो आप कंठ है वो उभरा हुआ दिखाई देता है, एडमस एप्पल कहा जाता है। एडमस एप्पल का विकास होना, जो कांखों में बाल आना, आवाज़ का भारी होना, जो जननांग है उनका विकसित होना, तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? परिवर्तन। उसी तरह से जो लड़कियां होती हैं लड़कियों में स्रावित होने वाले हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं इस हार्मोन के कारण ही लड़कियों की आवाज़ कैसी होती है? पतली होती है, तथा इनके जो जननांग अधिक विकसित होने लगते हैं, आवाज़ पतली होने लगती है। जो मासिक धर्म है, मासिक धर्म भी इसी अवस्था में आने लगता है। तो एक परिवर्तन भी किशोरावस्था में ही दिखाई देते हैं। तो हम कह सकते हैं जो किशोरावस्था है इसे परिवर्तनों की अवस्था भी कहा जाता है। तो लड़कों में डाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ में भारीपन होना, मांसपेशियां शक्ति होना, अस्थियों का विकास होना, एक कई प्रकार के हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। उसी प्रकार लड़कियों में मासिक धर्म का आना भी एक प्रकार का हार्मोन परिवर्तन होता है। इससे एक जो बालक होता है पूरा युवक बन जाता है, जो बालिका होती है इस आयु में युवती दिखने लगती है। नेक्स्ट है आपका मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। जो मेंटल डेवलपमेंट होता है इस अवस्था में शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। अब है कल्पना बाहुल्य की अवस्था। जो यह अवस्था होती है इस अवस्था में जो किशोर किशोरी होते हैं अपना अच्छा बुरा स्वयं सोचने की शक्ति उत्पन्न होने लगती है। अतः हम कह सकते हैं कि वह अपना जो फैसला है अपने जो भविष्य के बारे में के निर्णय हैं अपने आप भी ले सकता है। इस अवस्था में वीर पूजा यानी इनके अपने लिए एक आदर्श मानते हैं, चाहे वो क्रांतिकारी से संबंधित हो या कोई एक्टर एक्ट्रेस हो, तो एक वीर पूजा की भावना इसी अवस्था में होती है। वे कल्पना के कारण अपने आप को सुंदर तथा आकर्षक दिखाई देने लगते हैं। तो एक कल्पना बाहुल्य की अवस्था होती है, इस कारण वे शांत अंतर्मुखी हो जाते हैं। वह कल्पना जगत के माध्यम से सभी बातों को साकार कर लेते हैं तथा लड़कियां होती हैं अपने सजने संवरने तथा सामने वाले को अच्छा दिखाने की कोशिश करती हैं। यह अवस्था इसी परिवर्तन के कारण होता है। वास्तविक जीवन की निराशा में कठोरता से ग्रसित होकर किशोर काल्पनिक संसार के निर्माण भी करता है। वह इसी अवस्था में उसके संगीत कला साहित्य में भी रुचि दिखाने लगता है तथा इसमें अपने भविष्य निर्माण के लिए कई प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। वह अपने अध्ययन के साथ साथ घर की जिम्मेदारी उठाने के भी काबिल इसी अवस्था में होता है। अतः हम कह सकते हैं इस अवस्था में कल्पना बाहुल्य की अवस्था भी कह सकते हैं। इसमें समस्या बाहुल्य अवस्था
जो किशोरावस्था की आयु होती है, इस समस्या बाहुल्य की अवस्था भी होती है। इसमें किशोर किशोरियों की कई प्रकार की अवस्था होती है, चाहे वो शारीरिक अवस्था, शारीरिक परिवर्तन की समस्या हो, चाहे मानसिक परिवर्तन की समस्या हो। इस अवस्था को समस्या बाहुल्य की अवस्था भी कहा जाता है। किशोरावस्था में संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था भी कहा जाता है। कामुकता के जागरण के यानी इस अवस्था में जो सेक्स, जो किशोर किशोरी होते हैं, इस अवस्था में यौन परिपक्वता बढ़ जाती है, जो सेक्स मैच्योरिटी है वो बढ़ने लगती है। तो जो लड़के लड़कियां होते हैं विपरीत आकर्षण लिंगी होते हैं तथा इन्हें कामुकता की इच्छा जागने की अवस्था भी इसी अवस्था में होती है। प्रौढ़ जीवन की तैयारी, इस अवस्था के आते आते किशोरावस्था को प्रौढ़ जीवन की तैयारी की अवस्था भी कहा जाता है। वह अपने किशोर किशोरी अपने जीवन को एक स्वरूप लक्ष्य निर्धारित करके अपने जीवन में संघर्ष करके अपने आप को एक आगे जीवन के लिए माता पिता का सहारा भी बनते हैं। यानी किशोरावस्था के आते आते प्रौढ़ जीवन की तैयारी भी करने लगता है। परेशानी एवं तनाव की अवस्था, यह अवस्था परेशानी एवं तनाव की अवस्था भी होती है। कभी कभी वह कई प्रकार के तूफानों झंझावातों में उलझने लगता है, तो उसे कहीं पढ़ाई की चिंता है, कहीं प्रेम संबंधों निभाने की चिंता है, नौकरी पाने की है, आर्थिक स्वावलंबन है, स्वयं के पैरों पे खड़ा होने की समस्या सताती रहती है। वह अपनी मन मस्तिष्क में अपने अच्छे बुरे के बारे में सोचने लगता है। आत्मनिर्भरता की अवस्था, इस अवस्था के आते आते जो किशोर किशोरी होते हैं आत्मनिर्भर, यानी वो अपने पैरों पर खड़ा होकर के वह अपनी जिम्मेदारी स्वयं निभाना चाहते हैं, यानी अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनकर अपने जीवन को सरल बनाना चाहते हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। अब इसका मेन जो टॉपिक है आपका किशोरावस्था में पोषण, तो पौष्टिक तत्वों की मांग में कैलोरी है, प्रोटीन है, वसा है, कैल्शियम है, लोहा है, विटामिन है। तो इस आयु में कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वसा, कैल्शियम, लोहा, विटामिन, यानी इनके बारे में आप लोग बता चुके हैं। लेकिन किशोरावस्था में किस तरह इनका पोषण होना चाहिए तथा इनका किस तरह से अपनी आयु के अनुसार भोजन इन्हें देना चाहिए। तो किशोरावस्था में पौष्टिक तत्वों की मांग में पहले हम पढ़ेंगे कैलोरी। कैलोरी किशोरावस्था में जो कैलोरी होती है यानी ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि इसकी जो पाचन अंग है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं, परिपक्वता होने लगती है तथा उसे अपने कार्य के अनुसार उसे भूख भी लगती है। तो इसे इस अवस्था में उसे कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो क्योंकि इस अवस्था में जो बालक बालिकाओं में शारीरिक वजन, लंबाई, क्रियाशीलता, आधारीय चयापचय दर में वृद्धि हो जाती है। किशोर किशोरियों की अपेक्षा में शारीरिक वजन, लंबाई, क्रियाशीलता दर अधिक हो जाती है। किशोरों की रुचि व्यायाम, खेल, साइकिलिंग करना क्रिया बढ़ जाती है। इन क्रियाओं की रहती उसे भूख भी अधिक लगती है तथा उसका शरीर ऊर्जा की अधिक मांग करता है। तो आईसी इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के अनुसार 13 से 15 वर्ष के बालकों के लिए 2450 कितनी 2450 किलो कैलोरी तथा 13 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए 2060 कैलोरी की आवश्यकता होती है। यानी किशोर बालक बालिकाओं को इतनी किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें शरीर में पूर्ण ऊर्जा का विकास हो सके, वह स्वस्थ रह सके। नेक्स्ट आता है प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को एक आधारशिला भी कहा जाता है, क्योंकि किशोरावस्था में शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। मांसपेशियों निर्माण, कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्मत, नई कोशिकाओं की तंतुओं के निर्माण में, हार्मोन के निर्माण में प्रोटीन अति आवश्यक माना गया है। इसलिए इन्हें प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ करना चाहिए, जैसे दूध है, अंडा है, दालें हैं, मांस, मछली, इनका भी सेवन इन्हें करना चाहिए ताकि उन्हें प्रोटीन पूर्ण रूप से
मिल सके। नेक्स्ट है आपका वसा है, यानी इस अवस्था में जो किशोर किशोरी है उनके लिए जो वसा है, चिकनायुक्त पदार्थ किस तरह से सेवन करना चाहिए। जो इसमें जो वसा होती है इसमें सबसे अधिक ऊर्जा पाई जाती है 9 किलो कैलोरी। तो वसा का मुख्य काम ऊर्जा प्रदान करना होता है। किशोर किशोरियों में ऊर्जा प्राप्ति के लिए 22 ग्राम प्रतिदिन कितना 22 ग्राम वसा को भोजन के रूप में ग्रहण करना चाहिए। जैसे इसमें अगर कोई व्यक्ति अधिक मोटा है तो वसा का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि वसा के अधिक सेवन करने से रक्तचाप है, हृदय घात रोग है, मधुमेह रोग है, इन रोगों की संभावना बढ़ सकती है। शरीर की जरूरत के अनुसार ही चिकनायुक्त पदार्थों का, वसायुक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए। जो कैल्शियम है, कैल्शियम इसका जो फॉर्मूला होता है सी होता है। जो कैल्शियम में अस्थियों, दांतों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए किशोरावस्था में कैल्शियम युक्त पौष्टिक आहार देना चाहिए। अगर उन्हें भोजन में कैल्शियम नहीं मिलता है, उनकी लंबाई रुक जाती है, यानी नाटे कैल्शियम के कारण बौने या नाटे रह जाते हैं, उनकी लंबाई पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती है। इसलिए दूध का सेवन करना चाहिए ताकि हड्डियां, दांतों का विकास पूर्ण रूप से हो सके। ICMR के अनुसार किशोर किशोरियों के लिए 500 से 600 mg प्रतिदिन कैल्शियम देना चाहिए। इसी प्रकार जो लोहा है Fe, किशोर किशोरियों में मासिक धर्म की जो शुरुआत होती है, जो किशोरी होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनमें जो मासिक धर्म की शुरुआत 13 वर्ष की या 14 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है। तो मासिक धर्म के अनुसार किशोरियों में अधिक रक्त स्त्रावित होता है तथा उन्हें खून की कमी महसूस होती है। तो रक्त कमी को पूर्ति करने के लिए लोह युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। जैसे हरी पत्तीदार सब्जियां हैं, पालक, बथुआ, चौलाई, चना का साग, सरसों, इनका, क्योंकि इनमें लोहे की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जिससे रक्तल्पता की समस्या से बचा जा सकता है। अब आता है आपका थायमिन। जो विटामिन होते हैं, विटामिन युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन के प्रयोग से शरीर को स्वस्थ एवं निरोगी रख सकते हैं। जिस तरह से विटामिन सी होता है, विटामिन सी से दांतों में मसूड़े, विटामिन सी की कमी से स्क्रबी रोग होने लगता है। विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए ताकि मसूड़ों को, दांतों को स्वस्थ रख सके। जिससे विटामिन डी होता है, जिससे विटामिन भी खाया जाता है। अगर उनकी हड्डियों में टेढ़ापन है, हड्डियों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, तो विटामिन डी का सेवन करना चाहिए। धूप के द्वारा भी हम विटामिन डी का सेवन कर सकते हैं। इस विटामिन डी को सन विटामिन भी कहा जाता है। तो ये आपके किशोरावस्था में इन पौष्टिक तत्वों को लेना चाहिए। कैलोरी है, प्रोटीन है, वसा है, कैल्शियम है, लोहा है और विटामिन, इन्हीं तत्वों का सेवन करना चाहिए ताकि उनका पूर्ण विकास हो सके।